ज़ीरोधा में आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करें ये हम समझते हैं। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके आता हूं। तो ये ज़ीरोधा ऐप है, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ ये नीचे जो बिड्स वाला जो सेक्शन है यहाँ पर जाकर आपने क्लिक करना है। यहाँ ऊपर आपको बहुत सारे जो है सेक्शन दिख जाते हैं। इसमें ये आईपीओ वाला जो सेक्शन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, एक जो अभी आईपीओ चल रहे हैं, एक जिनमें आपने अप्लाई किया है और एक जो ये आने वाले हैं। तो इसमें से आपने ऑनगोइंग पे आप देखेंगे तो आपको अब यहाँ पर जो है वो अभी कौन से आईपीओ चल रहे हैं उसमें से यहाँ टॉप में आपको जिनके आगे अप्लाई लिखा दिख रहा है वो अभी ओपन है, जो बंद हो चुके हैं वो आपको नीचे दिखेंगे। एक आध आपको यहाँ अपकमिंग वाला भी वो दिखा सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक ये सेटिंग है, अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपको ये चीज़ जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये समझिए। आईपीओ दो तरह के होते हैं, एक मेन बोर्ड आईपीओ होता है जो कि बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड होता है, दूसरा ये एसएमई आईपीओ होता है। तो जो बीएसई और एनएसई के जो जैसे एनएसई इमर्ज ये जो एनएसई बोर्ड है उन पर ये लिस्ट होते हैं। तो आप चाहें तो इसमें से आपको सिर्फ मेन बोर्ड के चाहिए तो आप मेन बोर्ड क्लिक कीजिए, तो आप देखेंगे कि मेन बोर्ड के सिर्फ 2 ही आईपीओ हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए बिगिनर हैं तो सिर्फ मेन बोर्ड के आईपीओ पे अप्लाई करें, क्योंकि एसएमई के आईपीओ एक तो बड़े महंगे होते हैं, दूसरा उसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 लाख रुपए का होता है। वो उसका लॉट साइज़ होता है, मिनिमम लॉट साइज़ 2 लाख का होता है अप्रॉक्सीमेट। और जब आप उनको शेयर मार्केट में भी खरीदने और बेचने जाएंगे तो वो एक एक लॉट में ही बेच पाएंगे। तो यानी वो बेचने जाएंगे तो पूरा 2 लाख का जो लॉट है वो एक साथ बेचना पड़ेगा या एक साथ खरीदना पड़ेगा। लेकिन यदि आप अगर चाहते हैं कि एसएमई वाले भी आपको दिखें तो यहाँ पर आप एसएमई वाले भी देख सकते हैं, या सिर्फ एसएमई देखना है तो वो भी देख सकते हैं। मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपको ये वीडियो देखना पड़ रहा है कि आईपीओ में कैसे अप्लाई करें, तो आप सिर्फ मेन बोर्ड से शुरू करें, इसको अवॉइड करें, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और बड़े अमाउंट लगते हैं। तो अभी आप यहाँ आएंगे तो अभी ये दिखा रहा है कि 2 एप्लीकेशन जो है वो खुली हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी का नाम है, ये आपको जो दिख रहा है, उसके नीचे कंपनी का टिकर यानी क्या बनने वाला है, यानी शॉर्ट में कंपनी को एनएसई या बीएसई पर क्या बोला जाएगा वो आपको यहाँ पर दिखता है। इसमें आईपीओ एक प्राइस रेंज होती है, एक मिनिमम प्राइस होता है, एक मैक्सिमम प्राइस होता है। तो वो प्राइस रेंज क्या है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आईपीओ की एक खुलने की डेट होती है, एक बंद होने की डेट होती है। आप इस डेट के बीच बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है आईपीओ के खुलने की डेट है, ये बंद होने की डेट है, खुलने की डेट है, बंद होने की डेट है, ठीक है। अब इसमें किसी भी उसमें अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई बटन पे, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये जो भी कंपनी है, मुझे नहीं पता क्या कंपनी है, कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, मुझे कंपनी का नाम भी नहीं पता एक्चुअली, सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो आपको अप्लाई करना है तो आप ये अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे और इसमें ज़्यादातर में आपको सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर का ही ऑप्शन आएगा, लेकिन किसी किसी में आपको एम्प्लॉय का ऑप्शन आ जाएगा, किसी किसी में इसके नीचे आपको शेयर होल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। तो उनमें आप अगर एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय का करेंगे, शेयर होल्डर जैसे अभी एसबीआई फंड का आया था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे अप्लाइड में, तो अभी मैंने जैसे ये एसबीआई फंड में मैंने अप्लाई किया था, इसमें मेरे पास एसबीआई के शेयर थे तो मैंने शेयर होल्डर जो है कोटा में मैंने अप्लाई किया था, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कोटा में, और उसमें मुझे छोटा सा अलॉटमेंट भी मिला था। तो लेकिन हो सकता है किसी में ये ऑप्शन हो, किसी में नहीं हो। तो अभी जैसे ये इसमें मैं दोबारा से क्लिक करता हूँ तो देखिए सेकंड वाले में अलग अलग ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है तो खुल गया है। पहले वाले में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। आप एम्प्लॉय नहीं है तो आपने इस पर क्लिक करना है, ये क्लिक करते ही आपका वही जो नॉर्मल वाली विंडो जो है वो खुल जाती है। इसमें आपने इसको स्टडी करना है अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ टॉप से मैं पकड़ के थोड़ा और ऊपर मैं खींचता हूँ। तो पहली चीज़ होती है मिनिमम क्वांटिटी, इसे दूसरी भाषा में हम लॉट साइज बोलते हैं। और आप जब अप्लाई करते हैं तो लॉट में अप्लाई करते हैं, तो ये मिनिमम क्वांटिटी है 66। तो आप या तो 66 का अप्लाई करेंगे या 66 गुना 2, 66 गुना 3, ऐसे ऐसे करके, या फिर 660, मतलब इसी के मल्टीपल में आप जो है वो आपकी एप्लीकेशन जाती है। प्राइस मैंने आपको बताई दिया, डेट मैंने आपको बताई दी। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तरह। इंडिविजुअल इन्वेस्टर में भी 3 कैटेगरी होती है, एक जिसे हम बोलते हैं रिटेल, एक जिसे हम बोलते हैं स्मॉल एचएनआई, एक जिसे हम बोलते हैं लार्ज एचएनआई या बिग एचएनआई, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर होता है जो एक आईपीओ में 2 लाख या उससे कम का इन्वेस्टमेंट करता है। स्मॉल एचएनआई वो होता है जो 2 लाख से लेकर 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करता है, और बिग एचएनआई वो होता है जो 10 लाख से लेकर और उससे ऊपर जितना भी आपको अलाउड है आप उतना इन्वेस्ट करते हो, तो आप बिग एचएनआई हो। ध्यान रखें, आपकी यूपीआई ऐप 5 लाख से ज़्यादा का आईपीओ इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं करती है। तो आपको यूपीआई से अगर अप्लाई करना है तो आपको ये सारी जो ऐप्स होती हैं वो सब यूपीआई से ही अलाउ करती हैं। तो आपका मैक्सिमम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो सकता है,
2 से कम रखेंगे तो आपका रिटेल में जाएगा, ठीक है। तो ये इशू साइज़ कितना है, क्या कोई डिस्काउंट है, लॉट साइज़ कितना है, कंपनी के बारे में छोटा सा इन्फॉर्मेशन, और इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में और उनके सारे फंडामेंटल्स वगैरह जो उसका RHP होता है वो प्लीज़ पूरा पढ़ें। बाकी सारे डिटेल्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अब आपने इसमें अप्लाई करने के लिए फिर से आपने अप्लाई पर यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जो ये ब्लर में दिखाई दे रहा है, ये मेरा UPI ID है, जिसका आगे का हिस्सा यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आपने अपना UPI ID डालना है। अगर आप ज़ीरोधा में ऑलरेडी अगर आपने UPI से उसमें कोई डिपॉजिट वगैरह किया होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं आता है तो आपने अपना UPI ID डालना है। ये UPI ID वो UPI ID होना चाहिए जो ज़ीरोधा के बैंक अकाउंट से जो लिंक है उसके साथ का UPI ID आपको डालना है। और आपने बिड कितना डालना है, ये देखिए, एक बिड जो है, जो मैंने बोला एक लॉट, रिटेल के लिए लगभग 15,000 रुपये का एक लॉट होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग, जैसे मैंने बोला, एक लॉट जो है वो 15,000 रुपये का है। आप इसको बढ़ाना चाहें, लेट्स से मैं इसको 660 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास का लॉट आया है, और ये अभी भी रिटेल में ही है। लेकिन मान लीजिए यदि इसको मैं बढ़ाकर लेट्स से 1320 कर देता हूँ, जो कि 660 का 2 गुना है, तो अब ये अमाउंट जो है वो आपका 2 लाख से ऊपर हो गया है। तो यानी आप स्मॉल HNI कैटेगरी में हो गए हैं। और ये अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कोटा होता है, और उस कोटा के अलॉटमेंट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। तो बस ये आपको बेसिक फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका क्वांटिटी से हो गया। प्राइस में 2 चीज़ें हैं, जैसे यहाँ में जो है वो इसको मैं जो है सबसे पहले इसको मैं दोबारा से अपना जो मिनिमम कोटा पे कर देता हूँ, तो आपका यहाँ प्राइस ये आ गया। अब हम बात करते हैं ये प्राइस की। प्राइस जो है, जब आप रिटेल HNI में लगा रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, वो है कट ऑफ प्राइस का। तो अगर आप इसे नहीं रखते हैं तो आपको यहाँ पर प्राइस भरना होता है। तो आप प्राइस में जो आपकी प्राइस रेंज थी, आपकी प्राइस रेंज जो है वो कितनी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी प्राइस रेंज थी 214 से 225। तो आपकी जो प्राइस रेंज थी, आप उस प्राइस रेंज में जितना भी आप भरना चाहें वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। एक्चुअली प्राइस रेंज यहाँ पर भी विजिबल है, तो जो भी आप भरना चाहें वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर किसी भी कारणवश ये IPO ओवर सब्सक्राइब होता है, यानी जितने लोग अप्लाई करने चाहिए, जितना कोटा है उससे ओवर सब्सक्राइब होता है, तो ये नीचे वाले प्राइस का कोई मायना नहीं होता। फिर सारे अलॉटमेंट सिर्फ 225 या जो कट ऑफ प्राइस में जिसने अप्लाई किया है उसको मिलता है। तो अगर आप 225 की बजाय मान लीजिए आप 224 भी कर देते हैं, अगर यहाँ से अगर आप इसको घटाकर, तो और ओवर सब्सक्राइब अगर ये हुआ तो आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा क्या होता है कि रिटेल हमेशा जो है कट ऑफ प्राइस पे रखे। कट ऑफ प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो हमें पता है कि प्राइस हमारा 225 पे फिक्स होगा, तो आपका प्राइस भी 225 पे फिक्स हो जाएगा। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ और मान लो प्राइस जो है वो 220 पर फिक्स हुआ, मान लीजिए प्राइस 220 पर फिक्स हुआ, तो आपको भी 220 पर मिल जाएगा। तो रिटेल के लिए ये कट ऑफ वाला ऑप्शन होता है, HNIs के लिए ये ऑप्शन जो है वो नहीं होता है। तो आप इसे ऐसे कट ऑफ पे रखिए। अब देखिए, ये जो UPI ID है, वहाँ पर आपको जब आप ये इसको यहाँ से इस तरह से राइट खींचकर जब सबमिट करेंगे, तो शाम के 5 बजे से पहले आज ही आपको आपकी UPI ID पर इसका नोटिफिकेशन आएगा कि इतना अमाउंट आपके बैंक खाते से जो इस UPI के साथ जुड़ा हुआ है उसको ब्लॉक किया जाएगा। ब्लॉक का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे ही आप ये एप्लीकेशन देंगे, देखिए ये यहाँ मैं सबमिट करता हूँ और ये मेरी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस हो गई है। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये मेरे यहाँ पेंडिंग में आ गया है। अब इसका मतलब समझिए, आपकी UPI ID पर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट आएगी कि जो इसका अमाउंट है 15,000 के आसपास, उतना अमाउंट ब्लॉक किया जाता है। ब्लॉक का मतलब समझिए कि वो पैसा आप उस समय, जब तक ये इसका ब्लॉक हटता नहीं है, आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते। वो आपके खाते में ही रहेगा, खाते में रहेगा, आपको खाते का उसका ब्याज भी मिलता रहेगा, सिर्फ आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। वो 4-5 दिन का जो भी टाइम पीरियड होता है उसमें। और फिर या तो आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा, आपको अलॉटमेंट मिला तो वो पैसा निकल कर और जो है वो अलॉटमेंट के लिए चला जाएगा। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो अगले दिन वो ब्लॉक जो है वो अपने आप हट जाएगा और वो पैसा आपके यूज़ के लिए अवेलेबल हो जाएगा। ब्लॉक में पैसा आपके खाते में ही रहता है, निकलता नहीं है। सिर्फ आप उसे निकाल नहीं सकते हैं, वो खाते में है, खाते में ब्याज मिल रहा है तो उसका ब्याज भी मिलेगा। तो ये है दोस्तों बहुत सिंपल सा प्रोसेस, ज़ीरोधा में आप IPO में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप समझ में आया हो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो एक थम्स अप देना, और कुछ भी क्वेश्चन हो नीचे पूछना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
थैंक यू, बाय बाय।